नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक परबिटू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन, भारत आगमन के बारे में विस्तार से देखेंगे और यूरोपीय कंपनी किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता का स्थापना किया और उन्होंने किस प्रकार से व्यापार किया, इसके बारे में विस्तार से आज जानेंगे। यूरोपीय कंपनी 1453 ईस्वी में पूर्वी यूरोप कस्तुनतुनिया का पतन हो गया। अरबों ने इस पर अधिकार कर लिया। जब अरबों ने इस पर अधिकार कर लिया तो भारत का जो व्यापार स्थल मार्ग से यूरोप के साथ हो रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया। अवरोध उत्पन्न होने के बाद इस समय में भारत में मुगलों का शासन था और मुगल और सल्तनत काल का शासन था। अंतिम सल्तनत काल का अंतिम काल था और मुगल का शासन उसके बाद आया। तो इस समय में यूरोप में पुनर्जागरण की वजह से काफ़ी वहाँ का समाज प्रगतिशील और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहा था। तो उन्होंने कस्तुनतुनिया के पतन का जो व्यापार मार्ग अवरुद्ध हुआ था तो उसके लिए जो एक नई खोज, व्यापार के लिए एक नई खोज, स्थल की खोज की जरूरत, व्यापारी मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। तो यूरोपियन ने व्यापारी मार्ग खोज के तहत शुरू किया खोजना। तो भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला, लेकिन कोलंबस 1492 ईस्वी में जब भारत की खोज के लिए निकला तो वह भारत न पहुंच करके उत्तरी अमेरिका पहुंच गया और अर्थात उन्होंने कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका का खोज कर डाला। उसके बाद 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप मार्ग होते हुए भारत पहुंचा। उसे पथ प्रदर्शक के रूप में अहमद इब्न मजीद नाम के एक गुजराती व्यापारी ने उसका पथ प्रदर्शन का काम किया और वास्को डी गामा कालीकट सबसे पहले पहुंचा और कालीकट में जमोरियन के राज्य पहुंचा। जमोरियन के राज्य में पहुंचने के उपरांत यहाँ जमोरियन ने उसका स्वागत किया और उसके बाद जो है आगे का सिलसिला शुरू होगा। तो फिर भारत कंपनियों में भारत में सबसे पहले किन यूरोपीय कंपनी आया, उसके बाद कौन कौन सा आया, इसका क्रम देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आने वाले में से पुर्तगाली था। पुर्तगाली के उपरांत डच आया, फिर डच के उपरांत अंग्रेज आया और अंग्रेज के उपरांत फ्रांसीसी आया। मुख्य रूप से ये चार पूछा जाता है, इसीलिए इसे चार का देन भी था। लेकिन पहले पुर्तगाली भारत आया, उसके बाद डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। उसके बाद देखते हैं जब कंपनियों की स्थापना का क्रम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ था, फिर अंग्रेज का हुआ, फिर डच का हुआ और उसके बाद फ्रांसीसी का हुआ। तो पुर्तगाली यात्री अर्थात व्यापारी जो भारत आए तो पुर्तगाल में जो उन्होंने व्यापार करना आरंभ किया, इसमें से 3 व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो 3 व्यक्ति कौन है, चलिए देखते हैं। तो ये 3 व्यक्ति में पुर्तगाली में अगर देखें तो फिर पहला व्यक्ति के रूप में हम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को देख सकते हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, दी अल्मीडा, अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा यह ब्लू वाटर नीति अपनाई, ब्लू वाटर नीति की नीति अपनाई। क्योंकि ये भारत यहाँ पर पुर्तगाली यात्री सबसे पहले जमोरियन के कालीकट पर पहुंचा तो इन्होंने अब ब्लू वाटर नीति का अपना करके अर्थात इस क्षेत्र में अन्य विदेशी न आए, उनको कैसे रोका जाए और अपने व्यापार को किस तरह से वृद्धि किया जाए, इसके लिए इस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, अपने अधिकार को जमाने का प्रयास किया। तो अल्मीडा जो है वह शांत जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर नीति पॉलिसी अपनाया। और अल्मीडा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया वह आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ही जो है वह आपको दूसरा में अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ही जो है 1503 ईस्वी में सबसे पहले कोचीन में अपना व्यापारिक कोठी बनाया था और गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आया और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा छीनने के उपरांत इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा को बैन किया, अपने आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से। हालांकि इन्होंने ऐसा किया क्योंकि सती प्रथा जब बैन हुआ तो फिर उसका जो है भारतीय महिलाओं से इन्होंने
पुर्तगालियों का शादी करने के लिए प्रोत्साहन किया ताकि उसकी जनसंख्या बढ़ सके, तो वो अपना नीति को लागू कर सके। इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रेरित भी किया, गोवा पर अधिकार भी किया, दोनों काम किया। इसके बाद तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर के रूप में देखते हैं तो नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा का शासनकाल 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक। नीनो दी कुन्हा जो था, नीनो दी कुन्हा इनका शासनकाल आपको 1529 से 1538 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन से बदल करके गोवा किया। कोचीन से बदल करके इन्होंने अपनी राजधानी को गोवा किया और 1535 ईस्वी में इन्होंने द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया। 1500 दमन जो है पुर्तगालियों के अधिकार में 1559 ईस्वी में आया। इस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार किया। पुर्तगाली अपने व्यापार के लिए हुगली को अड्डा बना करके इन्होंने लूट मार करने का और अपने व्यापार को बढ़ाने का हुगली से बंगाल में प्रयास किया। हुगली से इन्होंने नाव के माध्यम से पटना आया और अपने साथ में इन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तन, साथ में मसाला लाया और पटना से इन्होंने सूती वस्त्र के अलावे इन्होंने सूती वस्त्र लिया और अन्य उपयोगी वस्तु, अन्य वस्त्र भी खरीद करके इन्होंने वापस में साथ में व्यापार के लिए ले गया। उसके बाद देखते हैं पुर्तगाली का 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगाली के अड्डा को नष्ट कर दिया। 1634 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपने व्यापार के लिए अनुमति लिया पुर्तगालियों ने। तो इस प्रकार पुर्तगाली का भारत में व्यापार महत्वपूर्ण रहा। पुर्तगाली के बाद पुर्तगाली के क्षेत्रों पर या पुर्तगाली को चुनौती देने के लिए डच महत्वपूर्ण काम किया दक्षिण भारत में। लेकिन डच जो महत्वपूर्ण काम किया तो डच को रोकने के लिए या अपने व्यापार को ये करने के लिए पुर्तगाली बम्बई को, जो कि उनके अधिकार में था, उसको जब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का शादी हुआ तो बम्बई को उन्होंने दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। इस प्रकार से आज पुर्तगाली का देख लिए। डच का पहला कंपनी जो है था वह आपको मसूलीपट्टनम में था, दूसरा चेंसुरा में था। डच के बाद अंग्रेज का देखते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 16 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुआ था और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का आज्ञा भी दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था, इसका पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड इनटू दी ईस्ट इंडीज, एक कंपनी का नाम था और 15 वर्ष के लिए इसको मिला था व्यापार करने के लिए। इसके बाद इन्होंने व्यापार अपना कार्य शुरू किया भारत में। तो सबसे पहले, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अकबर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक सुविधा के लिए जहांगीर के दरबार में आया और उसको सूरत में कोठी स्थापित करने का अधिकार मिला, अर्थात वो अनुमति प्राप्त किया 1608 ईस्वी में और यह 1613 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले मसूलीपट्टनम का व्यापारिक कोठी जो कि 1611 ईस्वी में बन के तैयार हो गया। उसके बाद सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर थॉमस रो के जहांगीर के दरबार में आने के बाद इन्होंने भी व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया और इसको कुछ व्यापारिक सुविधा जो भी मिला इन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा अवसर मिला व्यापार करने का। उसके बाद 1717 ईस्वी में
जहाँ फारूकशियर के शासनकाल में जॉन शरमन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया था और इनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुविधा मिला व्यापार का। इसे इस संधि इसके साथ जो व्यापार के लिए समझौता हुआ उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके तहत इनको अंग्रेज को बम्बई में जो सिक्के चलते थे उसे चलने का अधिकार पूरे साम्राज्य में ब्रिटिश से ये मुगल साम्राज्य में मिल गया। इसके अलावा बंगाल में इसे 3000 रुपया वार्षिक करके करके भुगतान के बाद जो है व्यापार करने का अधिकार मिल गया, जबकि गुजरात में 10,000 के वार्षिक कर के आधार पर फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो उसके बाद अगर देखते हैं फिर जॉब चार्नोक, जो कि कासिम बाजार का प्रमुख था, इन्होंने हुगली के जगह पर सेंट थॉमस थोमे को व्यापारिक केंद्र बनाया। 1688 ईस्वी में जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को रोकने का प्रयास किया, जिस वजह से इसका जो है औरंगजेब के साथ भिड़ंत हुआ और औरंगजेब ने इसे हरा दिया। हराने के बाद कुछ जुर्माना के बाद इसे फिर भारत में रहने की छूट दे दी गई। इसके बाद अंग्रेजी व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद सबसे पहले 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटी, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। और 23 जून 1757 ईस्वी को आपको प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। और इस युद्ध जीत के बाद अंग्रेज जो है भारत में राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त होने लगा। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने लड़ा था, जबकि मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो की सेना ने पराजित किया। पराजित होने के बाद अंग्रेज भारत में काफ़ी सशक्त और काफ़ी मजबूत हो गया। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी भी प्राप्त हो गई। और दीवानी प्राप्त होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में राजा खां को और बिहार में सीताब राय को उप दीवान नियुक्त किया। और इस तरह से देखते हैं तो बंगाल में अंग्रेज अपना जड़ मजबूत करते चला गया। इसके उपरांत अगर देखें तो फिर देखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल 1797 से 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक और 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक 2 कार्यकाल में इन्होंने भारत में अंग्रेज शासन को काफ़ी मजबूत किया क्लाइव ने। और क्लाइव के बाद अन्य बीच में 2-3 और गवर्नर जनरल आए, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। फिर इसके बाद आगे का वीडियो में